Hello students, good morning. So we were discussing cilia and flagella in the last lecture. जो cilia और flagella का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने स्टार्ट कर दिया था. ओके, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था, ये दो पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया है. अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी. मतलब सीलिया और फ्लैजेला को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे तो वो कैसा दिखेगा. द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलिया और फ्लैजेला शोज दैट दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो पहली चीज हमें ये याद रखनी है कि सीलिया और फ्लैजेला जो होता है, ओके, जो सीलिया और फ्लैजेला जो होता है दैट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है उसे हम लिविंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और जो स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता वो लिविंग नहीं होता है. सीलिया और फ्लैजेला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है. इसका मतलब है सीलिया और फ्लैजेला का जो सीलिया और फ्लैजेला जो है वो जो एराइज होते हैं वो सेल के अंदर से होते हैं. कोई भी चीज जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है तो उसका जो डेवलपमेंट होता है या फिर उसका जो बर्थ होता है वो सेल के अंदर से होता है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सीलिया एंड फ्लैजेला आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज दे अराइज फ्रॉम इनसाइड द सेल. तो सीलिया और फ्लैजेला सेल के अंदर से अराइज होके बाहर आते हैं, इसीलिए वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, इसका एक और कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि दे आर एक और कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि दे आर लिविंग स्ट्रक्चर्स. ओके, दे आर लिविंग स्ट्रक्चर्स. नॉर्मली जो सेल के बाहर होता है वो लिविंग हो, ये जरूरी नहीं है. तो प्लाज्मा सीलिया और फ्लैजेला भी सेल के बाहर लटकते हैं, लेकिन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है. दैट मींस हम कह सकते हैं कि वो लिविंग स्ट्रक्चर है. फिर देखो आगे, their core called the axoneme possess a number of microtubules running parallel to the long axis. अब हम क्या करेंगे, सीलिया और फ्लैजेला का कोर स्टडी करेंगे. कोर मतलब सीलिया और फ्लैजेला के अंदर का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे. ओके, सीलिया और फ्लैजेला का जो कोर स्ट्रक्चर होता है उसे एक्सोनीम कहते हैं. सीलिया और फ्लैजेला का जो कोर स्ट्रक्चर होता है उसे एक्सोनीम कहते हैं. इसका मतलब ये होता है कि सीलिया और फ्लैजेला के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसे एक्सोनीम कहते हैं. अगर आप एक्सोनीम को माइक्रोस्कोप में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एक्सोनीम होता है वो बहुत सारे माइक्रोट्यूबुल से बना होता है जो पैरेलली अरेंज होते हैं. अब ये माइक्रोट्यूबुल्स क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था. माइक्रोट्यूबुल्स क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था. माइक्रोट्यूबुल हमारे एनिमल सेल का साइटोस्केलेटन है. ये हमने लास्ट क्लास में साइटोस्केलेटन टॉपिक में पढ़ाया था. मैंने आपको तीन टाइप के साइटोस्केलेटन पढ़ाए थे. एक का नाम है माइक्रोट्यूबुल, एक का नाम है माइक्रोफिलामेंट, एक का नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट. वो तीन में से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोट्यूबुल. हमारा जो सीलिया और फ्लैजेला है उसके कोर स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्सोनीम. और एक्सोनीम जो होता है वो बहुत सारे माइक्रोट्यूबुल से बना होता है, मतलब बहुत सारे माइक्रोट्यूबुल्स सीरीज में अरेंज होते हैं और उससे वो बना होता है. उसका स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो आपको ये दो पॉइंट नोट डाउन करने हैं, प्लीज नोट इट डाउन.
ओके, तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गए। फिर आगे बढ़ते हैं इनके स्ट्रक्चर में। तो याद रखना इनके स्ट्रक्चर को एक्सोनीम कहते हैं। उसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं। द एक्सोनीम यूजुअली हैज अ 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules। अब देखो, हाँ, ये जो हमारा सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या करने वाले हैं। मान लो कि ये मार्कर पेन फ्लैजेला है। ओके, ये मार्कर पेन फ्लैजेला है, तो हम उसका टीएस लेने वाले हैं। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, तो हम टीएस लेने वाले हैं। तो अभी जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, अभी जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो होगा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। एक्चुअली सीलिया और फ्लैजेला का जो इनर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कोर स्ट्रक्चर कहते हैं वो सेम होता है। तो आप सीलिया का स्ट्रक्चर स्टडी करो तो सेम फ्लैजेला का होता है, या फिर फ्लैजेला का स्ट्रक्चर स्टडी करो तो सेम सीलिया का होता है। तो हम क्या करेंगे, सपोज ये मार्कर पेन फ्लैजेला है तो हम उसको ऐसे कट करेंगे, ऐसे, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, जैसे हम घर पे सलाद में काकड़ी काटते हैं ऐसे, तो वो गोल गोल पीसेस आते हैं। तो हम सीलिया को ऐसे कट करेंगे या फ्लैजेला को ऐसे कट करेंगे तो हमें गोल पीस मिलेगा। उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे। ओके, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है वो उसके स्ट्रक्चर का फर्स्ट पॉइंट है। एक्सोनीम हैज, एक मिनट, okay, so let us start. The axonym usually has 9 doublets of radially arranged, देखो 9 doublets, 9 doublets मतलब 9 into 2, तो 9 doublets मतलब 9 into 2, so 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules। तो चलो अब हमें इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, तो वो स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना होगा। इसके पहले वाला जो पॉइंट था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये सीलिया और फ्लैजेला होता है उनका जो कोर स्ट्रक्चर होता है उसे एक्सोनीम कहते हैं, और हम उनके कोर स्ट्रक्चर का ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो हमें गोल स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर ये भी आपको बताया था कि सीलिया और फ्लैजेला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। तो चलो अब मैं एक गोल स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये रहा वो गोल स्ट्रक्चर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो मैंने अभी बनाया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जब मैं सीलिया का या फ्लैजेला का ट्रांसफर सेक्शन लूंगा तो सबसे आउटर लेयर जो आएगा वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये मैंने बनाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसे एक्सोनीम कहते हैं। एक्सोनीम में अभी जो पॉइंट आपको पढ़ाया उसमें लिखा है कि 9 डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर रेडियली अरेंज, 9 डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो ये 9 डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मुझे बनाने हैं। अब वो माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे होंगे, देखो माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। अब वो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर का अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन लूंगा तो वो भी गोल दिखेंगे, और वो 9 9 के पेयर है, मतलब 9 9 के डबलेट्स है,
मतलब 9 2s आर 18 मुझे बनाने हैं। तो ओके, और एक और पॉइंट उसमें लिखा है कि सेंट्रली लोकेटेड, अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबुल्स, मतलब दो सेंट्रली लोकेटेड भी होंगे। ये एक, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, नाइन। देखो मैंने ये एक डबलेट, सेकंड डबलेट, थर्ड डबलेट, फोर्थ डबलेट, फिफ्थ डबलेट, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, तो ये जो मैंने बनाया है वो डबलेट है, दो दो में है, टोटल 9 है। रेडियल मतलब बाहर की तरफ है, इनको कहते हैं माइक्रोट्यूबुल्स। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि माइक्रोट्यूबुल्स ट्यूबुलर होती है, हम जब उसका टीएस लेते हैं तो हमें गोल दिखती है, इसलिए यहां पे हमें वो गोल दिख रही है। तो ये जो दो है, ये जो है, ये एक और ये दूसरी, इसको हम कहते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल डबलेट। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल डबलेट। अब देखो और क्या लिखा है, ये 9 पेरिफेरल तो हो गई, एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड, सेंट्रल में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, एक यहां पे होगा ऐसे और एक यहां पे होगा ऐसे। तो ये जो दो माइक्रोट्यूबुल्स मैंने बनाई उसे सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। ओके, तो ये जो दो मैंने बनाई उसे सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। तो ये जो है ये बन जाएगी सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल। ओके, ये बन जाएगी सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको ड्रॉ करके बताया। अब देखो, सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूबुल इज रिफर्ड टू एज 9+2 अरेंजमेंट। तो ये अरेंजमेंट, ये जो आपको माइक्रोट्यूबुल का अरेंजमेंट यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है, ये पेरिफेरल 9 है और सेंट्रल 2 है। पेरिफेरल मतलब बाहर की तरफ वाली 9 है और सेंटर में 2 है। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुल। तो ये माइक्रोट्यूबुल डबलेट प्लस ये सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल, ये मिलके बनाती है 9+2 अरेंजमेंट। ये बनाती है 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुल। तो ये माइक्रोट्यूबुल वाला आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया है, प्लीज नोट इट डाउन।
ओके, तो वो 2 पॉइंट आपने लिख लिए, आपको समझ में भी आ गया, मैंने डायग्राम में भी आपको ड्रॉ करके बता दिया। देन लेट अस मूव फॉरवर्ड। द सेंट्रल ट्यूबुल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इट्स एनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ। ओके, द सेंट्रल ट्यूबुल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस। तो चलो, ये दो सेंट्रल ट्यूबुल है और इन दोनों के बीच में एक ब्रिज होता है। ओके, ये दोनों सेंट्रल ट्यूबुल है, इन दोनों के बीच में जो मैंने लाइन बनाई है इसको कहते हैं ब्रिज, इसको कहते हैं ब्रिज। तो दोनों सेंट्रल ट्यूबुल ब्रिज से कनेक्टेड है। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है ऑल्सो एनक्लोज बाई अ सेंट्रल शीथ, ऑल्सो एनक्लोज बाई अ सेंट्रल शीथ। तो ये जो दो माइक्रोट्यूबुल है सेंटर वाले, ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ऐसे ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं सेंट्रल शीथ। ओके, तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेंट्रल शीथ। तो सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल जो है, दो माइक्रोट्यूबुल, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू ब्रिज और कवर्ड है थ्रू सेंट्रल शीथ। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। देन आफ्टर, which is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by a radial spoke. Okay, by a radial spoke. अब देखो, हम क्या करते हैं, थोड़ा वर्क हमारा इजी हो जाए, इसलिए हम ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स है उनको नाम दे देते हैं। इसको हम कहते हैं ए बी, 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 ए बी। अब मैंने इसको है ना ए बी कह दिया। जो माइक्रोट्यूबुल पूरा गोल आपको दिख रहा है उसे मैंने ए कहा है और उससे जो अटैच माइक्रोट्यूबुल है उसे मैंने बी कहा है। अब ये वाला पॉइंट आप फिर से गो थ्रू करो। इसमें लिखा है कि वन ऑफ द ट्यूबुल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke। तो ये जो सेंट्रल शीथ है, वो सेंट्रल शीथ ये 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल में से किसी एक के साथ कनेक्टेड है थ्रू रेडियल स्पोक। अब किसके साथ कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने ए बी नाम दिया है, वो ए के साथ कनेक्टेड है। ये जितने भी ए है उसमें से एक ऐसा स्ट्रक्चर निकलता है जो सेंट्रल शीथ की तरफ जाता है। ओके, जितने भी ए है उसमें से एक ऐसा स्ट्रक्चर निकलता है जो सेंट्रल शीथ की तरफ जाता है और सेंट्रल शीथ से कनेक्ट हो जाता है। देखो, जितने भी ए मैंने बनाए वो ए में से एक पिन जैसा स्ट्रक्चर निकला है जो सेंट्रल शीथ की तरफ जाता है और उससे कनेक्ट होता है। ये जो स्ट्रक्चर यहां पे मैंने निकाला है इसको कहते हैं रेडियल स्पोक। ओके, ये जो स्ट्रक्चर यहां पे निकला है इसको कहते हैं रेडियल स्पोक। तो रेडियल स्पोक जो है ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल में से निकलता है और सेंट्रल शीथ की तरफ जाके उससे कनेक्ट होता है। मैंने पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स को ए और बी लेबल किया है, तो जो रेडियल स्पोक निकलता है वो ए वाले से निकलता है। आपको डायग्राम ड्रॉ करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखो आगे क्या लिखा है। दस देर आर 9 रेडियल स्पोक्स। तो देख लो 9 रेडियल स्पोक्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 रेडियल स्पोक्स है। तो ये रेडियल स्पोक वाला पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, प्लीज नोट इट डाउन।
ओके, सो रेडियल स्पोक वाला पॉइंट आपने लिख दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या लिखा है, द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। द पेरिफेरल डबलेट्स जो होते हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू लिंकर्स। अब मैं आपको लिंकर्स बना के बताता हूं। लिंकर्स बनाते वक्त एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि लिंकर क्या होता है। लिंकर है ना, एक डबलेट को दूसरे डबलेट से कनेक्ट करता है। ओके, दैट मींस के एक डबलेट का जो ए है और दूसरे डबलेट का जो बी है वो उसे कनेक्ट करता है ऐसे, वो उसे कनेक्ट करता है ऐसे। अब देखो ये ए और बी कनेक्टेड होंगे, ये ए और बी कनेक्टेड होंगे, ये ए और बी कनेक्टेड है, ये वाला ए और बी कनेक्टेड है, दिस ए बी, दिस ए बी, दिस ए बी एंड दिस ए बी। तो मैंने जितने भी डबलेट्स है वो सारे डबलेट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है। एक डबलेट का ए दूसरे डबलेट के बी के साथ उससे कनेक्टेड है। वो जिससे भी कनेक्टेड है वो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लिंकर्स, उसे हम कहते हैं लिंकर्स। तो लिंकर्स क्या होता है, लिंकर एक कनेक्शन है जो एक डबलेट को उसके बाजू वाले डबलेट से या पास वाले डबलेट से कनेक्ट कर देता है। तो ये लिंकर के बारे में मैंने आपको बता दिया। नाउ बोथ द सीलिया एंड फ्लैजेला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं बेसल बॉडी। नाउ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि हमें यह बताया है कि सीलिया और फ्लैजेला का जन्म कहां से होता है, वेयर आर दे बोर्न फ्रॉम। तो सीलिया और फ्लैजेला एक सेंट्रियोल जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर से अराइज होते हैं जिसको बेसल बॉडी कहते हैं। हमारा जो एनिमल सेल होता है ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ओके, तो हमारा जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है बेसल बॉडी। ये बेसल बॉडी नाम का जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रियोल जैसा दिखता है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको सेंट्रियोल भी पढ़ाऊंगा, थोड़ी देर में मतलब कल वाले लेक्चर में। तो हमारे सेल में एक सेंट्रियोल जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है जिसको बेसल बॉडी कहते हैं। और हमारा सीलिया और फ्लैजेला बेसल बॉडी से अराइज होता है। कहां से अराइज होता है, बेसल बॉडी से अराइज होता है। गॉट इट। तो ये वाला पॉइंट देखिए, मैंने आपको लिंकर्स बता दिया और सीलिया और फ्लैजेला का बर्थ कहां से होता है वो आपको बता दिया। तो ये दो पॉइंट भी आप कॉपी कर लीजिए। ओके, तो ये दो पॉइंट भी समझ में आ गए आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये डायग्राम है जो मैंने बोर्ड पे बना रखा है। इस डायग्राम में आप फर्स्ट लेबलिंग देखो, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो मैंने बोर्ड पे बना दी है। ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल डबलेट्स है, वो भी मैंने बोर्ड पे बना दिया है। ये इंटर डबलेट ब्रिज या फिर आप उसको लिंकर कह सकते हो, वो भी मैंने बनाया है। फिर सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल बनाया हुआ है, रेडियल स्पोक बनाया है, सेंट्रल शीथ बनाया है। ओके, सेंट्रल शीथ बनाया है। अब है ना, बैलेंस मेंटेन करने के लिए
बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो ए वाला डबलेट होता है, जो ए वाला डबलेट होता है, वहां से कुछ स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं ऐसे, ये बैलेंस मेंटेन करने के काम आते हैं, क्योंकि सीलिया और फ्लैजेला लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो लोकोमोशन में जब सेल चलता है तो उसे बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो ये जो ए वाला लिंकर, ए वाला जो डबलेट है, वहां से ऐसे स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं जो बैलेंस मेंटेन करने के काम आते हैं। उनको नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि ये बैलेंस मेंटेन करते हैं। ये ए से अराइज हो रहे हैं, ये बैलेंस मेंटेन करते हैं। ओके, तो ये है हमारा सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर जो मैंने बोर्ड पे बनाया है। तो आपको ये देखो, सीलिया और फ्लैजेला पूरा खत्म हो गया है हमारा। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आपको थोड़ा सा डायग्राम देख के अजीब लगेगा पर सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो एक बार हम शॉर्ट में रिवीजन करेंगे, कर लेते हैं, तो ये डायग्राम एकदम क्लियर आपके पास हो जाए। हमने पहली चीज पढ़ी थी कि जो सीलिया और फ्लैजेला होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। तो ये जो ग्रीन कलर का पूरा मेम्ब्रेन मैंने बनाया है, ये मेम्ब्रेन हमारा, ये मेम्ब्रेन हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे मैंने ये ग्रीन कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया। फिर हमने पढ़ा कि जब हम सीलिया और फ्लैजेला का ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, तो सीलिया और फ्लैजेला में बाहर की तरफ, मतलब पेरिफेरल या रेडियल, 9 माइक्रोट्यूबुल्स डबलेट में अरेंज होते हैं। 9 डबलेट में मतलब 9 के पेयर्स होते हैं, जोड़ होती है, पेयर होते हैं। तो ये एक पेयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, 9, तो इनको हम कहते हैं माइक्रोट्यूबुल डबलेट। और उसी तरह दो माइक्रोट्यूबुल सेंटर में अरेंज होते हैं, पर वो डबलेट नहीं होते, दो अलग होते हैं, ये एक अलग, ये दूसरा अलग। तो इसको कहते हैं द सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल। ये जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं वो सीलिया और फ्लैजेला का स्केलेटन बनाते हैं। उनके बिना सीलिया और फ्लैजेला बनाना इम्पॉसिबल है। जैसे हमारा स्केलेटन हमारा बोन है जो हमें सपोर्ट करता है, उसी तरह सीलिया और फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है उसे सपोर्ट करने का काम ये माइक्रोट्यूबुल्स का है। बिना माइक्रोट्यूबुल सीलिया और फ्लैजेला बन ही नहीं सकते। तो जो सीलिया और फ्लैजेला का कोर स्ट्रक्चर है, जिसको हम नाम देते हैं एक्सोनीम, जो सीलिया और फ्लैजेला का कोर स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम देते हैं एक्सोनीम, वो एक्सोनीम को बनाने में माइक्रोट्यूबुल्स का बहुत बड़ा रोल है। पेरिफेरल में 9 होते हैं, सेंटर में 2 होते हैं, तो ऐसा जो अरेंजमेंट होता है उसे हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। अब ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं वो भी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल शीथ। तो ये जो सेंटर के जो दो माइक्रोट्यूबुल्स है, वो ये सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड होते हैं, कवर्ड होते हैं, सॉरी। अब ये जो 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स है, ये 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल जो है वो सेंटर से कनेक्टेड होते हैं। ये जो 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स है वो सेंटर से कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं? वो सेंटर से कनेक्टेड होते हैं थ्रू लिंकर्स, सॉरी, थ्रू रेडियल स्पोक्स। ओके, तो ये जो 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स है, ये 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल इस सेंटर वाले शीट से कवर्ड होते हैं थ्रू रेडियल स्पोक। अब है ना, एक पेरिफेरल डबलेट दूसरे पेरिफेरल डबलेट से कनेक्टेड होते हैं थ्रू लिंकर्स। तो देखो, यहां पे मैंने बनाया है ये लिंकर्स। ये लिंकर्स क्या होता है? वो एक डबलेट को दूसरे डबलेट से कनेक्ट करता है, दूसरे को तीसरे डबलेट से कनेक्ट करता है। और उसी तरह ये जो दो सेंटर है उसे भी कनेक्ट करने वाले को हम कहते हैं ब्रिज। तो ये जो ब्रिज है वो दो सेंटर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो ए वाला माइक्रोट्यूबुल है उसमें से कुछ प्रोसेसेस निकलती है जो लोकोमोशन के टाइम पे बैलेंस मेंटेन करने के काम आती है। सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, प्लीज नोट इट डाउन।
ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक आपने डायग्राम बना लिया है, ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद हमें एक्चुअली वो जो हमारा वर्कशीट है वो भी हमें डिस्कस करनी है। तो आज के दिन में हमें 50 क्वेश्चंस डिस्कस करना है। तो जैसे ही ये खत्म होगा हमें वर्कशीट डिस्कशन स्टार्ट करना है, उसमें काफी टाइम जाएगा। तो सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर मैंने आज आपको समझा दिया। अब कल के लेक्चर में मैं आपको सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर समझाऊंगा। ओके, सो लेट अस एंड टुडेस लेक्चर एंड वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स सॉल्विंग द वर्कशीट। तो आई थिंक 50 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप वर्कशीट का लेक्चर मत देखना, आप पहले सॉल्व करना फिर ही लेक्चर को गो थ्रू करना, अदरवाइज लेक्चर को गो थ्रू मत करना। ओके, सो गुड बाय फॉर टुडे स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट सॉल्विंग लेक्चर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैंने आज आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वर्कशीट भेजी थी जिसमें स्केड्यूल भी लिखा हुआ था। हमारा जो नेक्स्ट संडे चैप्टर 17 का टेस्ट है, चैप्टर 17 वैसे तो इजी चैप्टर है, डिपेंड करता है आप थियोरी कितना अच्छा पढ़ते हो और एमसीक्यू कितना अच्छे से सॉल्व करते हो। नाउ थियोरी पढ़ने का रूल वही वाला जो पहले मैंने लास्ट टेस्ट में भी आपको समझाया था। सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, एनसीईआरटी पूरी तरह से हो जाए तो फिर मेरा लेक्चर को आप एक बार कंप्लीट कर दीजिए। लेक्चर में जो एक्स्ट्रा करवाया था वो पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दीजिए। वो दोनों हो जाए और मेरी वर्कशीट हो जाए। अदर देन दैट अगर आपको टाइम मिलता है तो जो एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल मैं भेजता हूँ वो आप गो थ्रू करिए, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल गो थ्रू करने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी और मेरा लेक्चर, ये दो को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। टाइम मिले तो एक्स्ट्रा लेक्चर आपको करना है, जो एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल है वो आपको करना है। जो एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल होता है वो एक्स्ट्रा रेफरेंस के लिए होता है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हर चीज डिटेल में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा डिटेल में जाना अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप स्टडी मटेरियल को गो थ्रू करिए, और अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो फिर आप एनसीईआरटी और मेरे लेक्चर को प्रीफर कीजिए। ओके, सो आज हमारा आज मतलब कल संडे के दिन आपको पार्ट 1 वर्कशीट करनी थी। अब पार्ट 1 वर्कशीट है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की है। तो आई होप आपने उसकी थियरी पढ़ ली होगी, बिकॉज बिना थियरी पढ़े एमसीक्यू सॉल्व करने का कोई लॉजिक नहीं है। सबसे पहले आपको थियरी कंप्लीट करनी होती है, थियरी पक्की हो जाए, कॉन्फिडेंस वाली हो जाए कि अब आपको इसमें कोई चीज बाकी नहीं बची है, फिर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना होता है। तो आई होप आपने वही पैटर्न फॉलो किया है। तो ये एक चैलेंज है कि हमें एक वीक में 272 एमसीक्यूज कंप्लीट करने हैं। इट इज मोर देन 272 आई थिंक सो, हाँ 272 है। तो आपको 272 एमसीक्यू कंप्लीट करने हैं अलोंग विथ थियोरी। ओके, तो वो स्टूडेंट जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे और जो काम उनको जिस दिन दिया है उस दिन कर पाएंगे, उनके लिए मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो आज हमें फर्स्ट 50 एमसीक्यू डिस्कस करने हैं, जो दो टॉपिक्स आते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारा पार्ट 1 वर्कशीट है। मैंने वर्कशीट को भी उस अकॉर्डिंग ही डिवाइड करके आपको दिया है। तो दिस इज अवर पार्ट 1 वर्कशीट। ओके, तो सारे क्वेश्चंस आपको इजीली विजिबल है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ओके, ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन क्यों, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन क्यों चाहिए? हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए सो दैट जो खाना हम खाते हैं और जो हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, वो जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होता है वो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स के ब्रेकडाउन के लिए चाहिए। जैसे कि ग्लूकोज है, तो हमारे इंटेस्टाइन से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में जाता है। ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ओके, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन का जरूरत होता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल। अब है ना, ब्रेकडाउन दो टाइप के होते हैं, जो ऑप्शन ए में लिखा है। ऑप्शन सी और डी तो आंसर है ही नहीं,
ऑप्शन ए में लिखा है डायरेक्ट ब्रेकडाउन, ऑप्शन बी में लिखा है इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। डायरेक्ट ब्रेकडाउन में क्या होता है, ग्लूकोज डायरेक्टली टूट जाता है और हमें एनर्जी देता है। और इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन में क्या होता है, ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं टूटता है, वो स्टेप बाय स्टेप टूटता है। मतलब जो ग्लूकोज होता है वो पहले किसी और में कन्वर्ट होता है, फिर किसी और में कन्वर्ट होता है, फिर किसी और में कन्वर्ट होता है, ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है और एट लास्ट हमें एनर्जी मिलती है। तो जो डायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है उसमें ग्लूकोज एक ही स्टेप में डायरेक्ट टूट के एनर्जी देता है, और जो इनडायरेक्ट टूटता है उसमें ग्लूकोज काफी सारे स्टेप्स में टूटते टूटते एनर्जी देता है। तो हमारा बॉडी में कौन सा प्रोसेस चलता है, हमारी बॉडी में इनडायरेक्ट प्रोसेस चलता है। तो हमारा आंसर होगा बी, ग्लूकोज एक झटके में नहीं टूटता है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए 3 अलग अलग प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस, अभी हमारा सेल चैप्टर चल रहा है, उसमें मैंने माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक आपको करवाया था, उसमें मैंने 3 प्रोसेस आपको बताई थी। एक प्रोसेस होती है क्रेब्स साइकिल, एक प्रोसेस होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये 3 प्रोसेस होती है तब जाके ग्लूकोज टूटता है, मतलब ग्लूकोज इनडायरेक्टली टूटता है। सेकेंड क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग। अब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है वो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन नाम की प्रोसेस में रिलीज होता है। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन में होता क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। 1 molecule of glucose C6H12O6 plus 6O2 is broken down into 6 CO2 plus 6 H2O plus energy। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ है, हमने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने वाली प्रोसेस को कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। तो आंसर आएगा कैटाबॉलिज्म। तो आंसर होगा ए, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें पूछा है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ डैश। तो हम ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में। तो ए आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल बनाता है, प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड, मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं उसे ब्रीथिंग कहते हैं। तो बी आएगा ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग को हम कॉमनली रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो सी आएगा रेस्पिरेशन। तो 3 का आंसर होगा सी। देन क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑक्सीजन एक्सचेंज विथ कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी सरफेस टेक्स प्लेस इन। मतलब क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज उनकी बॉडी सरफेस से होता है। बॉडी सरफेस का मतलब है स्किन, और प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन से होता है। तो आपने एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ा है, अभी थोड़े वीक पहले ही टेस्ट दिया था। स्पॉन्जस में डिफ्यूजन होता है थ्रू बॉडी वॉल, सिलेंट्रेट्स में भी होता है थ्रू बॉडी वॉल, फ्लैट वॉर्म्स में भी होता है थ्रू बॉडी वॉल। तो आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबाउ। ओके, तो ये तो एनिमल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको इजीली पता चल जाएगा। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, ओके, मैच द फॉलोइंग है, बहुत सिंपल है। मैच द फॉलोइंग, अर्थवर्म के पास मॉइस्ट क्यूटिकल होता है रेस्पायर करने के लिए, तो A4 आएगा। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के पास गिल्स होता है, तो B3 आएगा। A4 B3, मतलब हमारा आंसर B फॉर बॉय होगा। मॉल्युस्क के पास लंग्स होते हैं या गिल्स होता है, दो में से एक होता है। C का 3 दिया है तो गिल्स आएगा। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास लंग्स होता है, D2 आएगा। और इंसेक्ट्स के पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती है जिसे ट्रकिया कहते हैं, तो E1 आएगा। तो हमारा आंसर होगा बी फॉर बॉय। मैच उसमें परफेक्ट बैठ रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 6, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। अमॉन्ग वर्टिब्रेट डैश यूज गिल्स वेरस डैश यूज गिल्स, ऑब्वियसली फिशेस यूज गिल्स। तो हमारा आंसर ए, बी या सी में से एक होगा। While reptiles, birds and mammals respire through lungs आएगा, तो बी होगा lungs। Then amphibians
लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन, तो सी होगा मॉइस्ट स्किन, तो हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें करेक्ट सीक्वेंस पता करना है। ए वाले में चेक करते हैं, नोज के बाद लैरिंग्स नहीं आता, रॉन्ग है। बी में भी नोज के बाद फेरिंग्स ओके हो सकता है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स हो सकता है, लैरिंग्स के बाद ब्रोंकियोल्स नहीं आ सकता, ब्रोंकियोल्स तो बहुत नीचे होता है लंग्स में, तो ये भी रॉन्ग है। सी में है नोज के बाद फेरिंग्स ओके, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स ओके, लैरिंग्स के बाद ब्रोंकियोल्स अगेन रॉन्ग है, ट्रकिया पहले आएगा, ब्रोंकियोल्स बाद में आएगा। तो अब डी बचा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद नासल पासेज राइट है, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल राइट है, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलाई। तो डी परफेक्ट पासेज दिया है, तो 7 का आंसर होगा डी। ओके, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, नासोफेरिंग्स ओपन्स थ्रू द डैश ऑफ द लैरिंग्स रीजियन। तो नासोफेरिंग्स कहाँ ओपन होता है? हमारे नाक से जो हवा जाती है या माउथ से जो हवा जाती है वो सीधी नासोफेरिंग्स में जाती है, और नासोफेरिंग्स से वो जाती है लेरेंजियोफेरिंग्स, लेरेंजियोफेरिंग्स से वो जाती है ट्रकिया। तो नासोफेरिंग्स सीधा हमारे लेरिंग्स में ओपन होता है, और लेरिंग्स की जो ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं ग्लोटिस। ओके, और ग्लोटिस से वो चला जाता है ट्रकिया, तो आंसर होगा डी, ए ग्लोटिस एंड बी ट्रकिया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, which of the following statement is incorrect about nasopharynx? ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ए देखो, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स ओपन्स इनटू द नासोफेरिंक्स राइट है, इट इज द कॉमन पासेज फॉर एयर ओनली, रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो सकता है। जो नासोफेरिंग्स होता है वहां से एयर और फूड दोनों पास हो सकता है, क्योंकि हमारा अगर आप नाक से हवा लोगे तो भी वो नासोफेरिंग्स में जाएगी, और माउथ से हवा लोगे तो भी वो नासोफेरिंग्स से जाएगी। दैट मीन्स कि अगर आप माउथ से ब्रीथ करोगे तो भी वो नासोफेरिंग से जाएगी, आप माउथ से पानी पियोगे तो भी वो नासोफेरिंग से जाएगा, आप माउथ से खाना खाओगे तो भी वो नासोफेरिंग से जाएगा। तो नासोफेरिंग्स जो होता है वहां से एयर, वाटर, फूड कुछ भी पास हो सकता है, तो वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमारा आंसर बी होगा। सी लिखा है इट्स अ पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, वो राइट है। डी लिखा है नासोफेरिंग्स ओपन्स थ्रू द ग्लोटिस ऑफ द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रकिया, वो भी राइट है। नासोफेरिंग्स ट्रकिया में ओपन होता है थ्रू ग्लोटिस, वो राइट है। ठीक है, तो 9 का आंसर होगा बी। चलो 10th डिस्कस करते हैं। 10th और 11th दोनों साइमल्टेनियसली हम डिस्कस करते हैं। जो 10th है, which portion of the human respiratory system is called sound box? Very simple, a larynx। और 11th है, during swallowing glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap, उसको epiglottis कहते हैं, तो A होगा epiglottis। To prevent the entry of food into the larynx, trachea is a straight tube extending up to thoracic cavity आएगा। ओके, अब कौन सा थोरैसिक कैविटी है वो हमें देखना होगा। जो ट्रकिया होता है वो हमारे चेस्ट के सेंटर तक आता है, चेस्ट मतलब थोरैक्स, थोरैक्स के सेंटर तक आता है, मतलब उसे मिड थोरैसिक कैविटी कहते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो बी आएगा मिड थोरैसिक कैविटी, which divide itself at the level of fifth thoracic vertebrae into right and left primary bronchi, तो सी आएगा ब्रोंकाई। तो हमारा आंसर होगा बी फॉर बॉय, ए एपिग्लोटिस, बी मिड थोरैसिक एंड सी ब्रोंकाई। तो 11 12 हो 10 11 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 12 13 14, ये तीन हम सॉल्व कर लेते हैं एक साथ। ठीक है, तो चलो 12th का आंसर क्वेश्चन है, लंग्स कॉम्प्राइसेस, तो लंग्स में ब्रोंकाई होता है, बी ब्रोंकियोल्स भी होता है, सी एल्वियोलाई भी होता है, तो ये तीनों चीजें होती है, तो आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दिस। देन 13 देखो, फ्रिक्शन ऑन द लंग्स इज reduced, lung surface is reduced by, friction on the lung surface is reduced by। ओके, तो लंग्स पे जो फ्रिक्शन आता है उसे कौन रिड्यूस करता है? तो
लंग्स पे जो फिक्शन आता है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन रिड्यूस करती है। आपको लंग्स का स्ट्रक्चर समझाया था। लंग्स में दो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। वो दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड आता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। हमारे लंग्स को जो भी झटका लगता है ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच वाला प्लूरल फ्लूइड उसे एब्सॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ ऑप्शन में प्लूरल फ्लूइड तो है नहीं, तो फिर आंसर होगा डबल लेयर्ड प्लूरा, बिकॉज उन दोनों के बीच में ही फ्लूइड होता है। तो 13 का आंसर होगा ए। देन क्वेश्चन नंबर 14 हम डिस्कस करते हैं। कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइजेस। अब है ना, आपको याद है तो मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था। इफ यू रिमेंबर, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और एक होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। इस दो पार्ट में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड किया था। एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, एक होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। उसमें से जो ये कंडक्टिंग पार्ट है उसमें हवा सिर्फ आती जाती है, एक्सचेंज नहीं होती है, और जो रेस्पिरेटरी पार्ट है उसमें गैस एक्सचेंज होती है। तो कंडक्टिंग पार्ट कहां से चालू होता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और कहां पे खत्म होता है? टर्मिनल ब्रोंकियोल पे खत्म होता है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, इंटरनल नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद आता है एल्वियोलार सैक, एल्वियोलार डक्ट। वो एल्वियोलार डक्ट, एल्वियोलार सैक, ये सब रेस्पिरेटरी पार्ट में आते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कंडक्टिंग पार्ट कौन सा होता है, तो आंसर ए आएगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। ओके तो क्वेश्चन 15 और 16 हमें दो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 15 देखो, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइजेस। अभी पढ़ाया था, जो रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट होता है उसमें गैस एक्सचेंज होता है, उसमें एल्वियोलार डक्ट आता है और एल्वियोलाई आता है। तो कहां पे ये आंसर देख लो, आंसर है बी। तो 15 का आंसर होगा बी। देन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? तो रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। ए देखो, द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई, वो राइट है, कंडक्टिंग पार्ट एयर ट्रांसपोर्ट करता है। फिर बी है, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर्स द एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, वो भी राइट है। एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, राइट है, और उसको बॉडी टेम्परेचर पे वार्म करता है, ये सब मैंने आपको फंक्शन में पढ़ाया था, वो राइट है। फिर सी आएगा, exchange part of the respiratory system is the actual site at which O2 and CO2 exchange takes place, वो भी राइट है। exchange part मतलब एल्वियोलाई होता है, वहां पे O2 और CO2 का एक्चुअल एक्सचेंज होता है, तो वो राइट है। तीनों स्टेटमेंट राइट है, कोई स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, तो आंसर होगा डी। ओके, तो आंसर होगा डी। देन क्वेश्चन नंबर 17, द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डोर्सली बाय। तो थोरैसिक चैम्बर में डोर्सल साइड क्या होता है? डोर्सल मतलब आपके पीछे की साइड क्या होता है? पीछे की साइड वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। वेंट्रल क्या होता है? वेंट्रल हमारे जो चेस्ट बोन होता है वो एग्जैक्टली वेंट्रल होता है। चेस्ट बोन को स्टर्नम कहते हैं। और लेटरल क्या होता है? लेटरल रिब्स होते हैं, तो सी आएगा रिब्स। और सबसे नीचे डोम शेप का डायफ्राम मसल्स होता है, तो डी आएगा डायफ्राम मसल्स, तो आंसर होगा ए। Now question number 18 है, at which thoracic vertebrae does trachea divide into right and left pulmonary bronchi? ये तो बहुत सिंपल है, आपको पढ़ाया था at the level of 5th thoracic vertebrae हमारा ट्रकिया प्राइमरी और लेफ्ट प्राइमरी और राइट प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड करता है, तो 18th का आंसर आएगा ए। देन क्वेश्चन नंबर 19, ओके 19 में है, एक्चुअल साइट ऑफ एक्शन सिंपल है, एल्वियोलाई, तो तुरंत ही पता चल जाता है।
20 नंबर में पूछा है कि आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विच डिस्प्ले द फीचर्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। डबल लेयर्ड क्या होता है? डबल लेयर्ड प्लूरा होता है, प्लूरा। तो 1 का आंसर होगा, ओके, डबल लेयर्ड प्लूरा है। तो यही मुझे तो आंसर पता चल गया पहला स्टेटमेंट रीड करते ही कि आंसर डी प्लूरा होगा। फ्लूइड कंटेंट इन इट रेड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑफ लंग सरफेस, उसमें भी प्लूरा ही आएगा। इट्स आउटर लेयर इज इन कॉन्टेक्ट विद थोरेसिक वॉल, प्लूरा के आउटर लेयर को क्या कहते हैं? प्लूरा के आउटर लेयर को पैराइटल पेरिटोनियम कहते हैं। और इनर लेयर इज इन कॉन्टेक्ट विद लंग, इनर लेयर को क्या कहते हैं? विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। तो आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों किसके होते हैं? दोनों प्लूरा के होते हैं। तो 20 का आंसर होगा डी प्लूरा। आगे बढ़ते हैं। 20 के बाद ये 21 है। ओके, तो 21 में देखो क्या पूछा है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन अकॉर्डिंग्स टू द लोकेशन गिवन बिलो। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, तो पोस्टीरियर जो फेरिंग्स का पोस्टीरियर पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? ए में लिखा है नेसल कैविटी, वो तो नहीं कहते। फिर बी वाले ऑप्शन में क्या लिखा है? नासोफेरिंग्स, हाँ उसे नासोफेरिंग्स कह सकते हैं। सी में 1 है ग्लोटिस, नहीं कहते। और लैरिंग्स भी नहीं कहते। तो फेरिंग्स का जो पोस्टीरियर मोस्ट मतलब जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसे नासोफेरिंग्स कहते हैं। यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से मुझे नासोफेरिंग्स राइट लग रहा है। फिर क्या है? स्टेटमेंट 2 है प्रेजेंट एट द ग्लोटिस, वो आएगा एपिग्लोटिस। तो बी एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस कहाँ लिखा है? बी और डी में 2 एपिग्लोटिस लिखा है। फिर थर्ड स्टेटमेंट है इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस ट्रकिया होता है, विंड पाइप। तो 3 विंड पाइप है। अब आंसर बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, पर डी नहीं होगा क्योंकि लैरिंग्स जो है वो फेरिंग्स का पोस्टीरियर पार्ट नहीं है। लैरिंग्स पूरा ऑपोजिट पार्ट है, मतलब एग्जैक्टली पूरा अलग ही पार्ट है। तो यहां पे आंसर होगा बी। ओके, ये वाला बी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, Which of the following structure is present inside the larynx of a respiratory system? larynx में क्या होता है? larynx हमारा वॉइस बॉक्स होता है और वॉइस बॉक्स में वोकल कोड्स होते हैं। मैंने आपको ट्रू वोकल कोड और फॉल्स वोकल कोड एक्स्ट्रा पढ़ाया था। तो 22 का आंसर होगा सी। देन क्वेश्चन नंबर 23, XX is a part of respiratory system that contains C-shaped rings of hyaline cartilage। लो, मुझे तुरंत ही पता चल गया, C-shaped rings of hyaline cartilage ट्रकिया में होता है। तो हमारा 23 का आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 23 का आंसर होगा डी ट्रकिया। क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो टाइम बचाने के लिए फटाफट आंसर ढूंढ लेना होता है। फिर 24, आइडेंटिफाई विच रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर पोसेस द फॉलोइंग फीचर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फाउंड इन मैमल, चलो तुरंत ही पता चल गया, डायफ्राम। आंसर सी, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक डायफ्राम ही ऐसा ऑप्शन है जो सिर्फ मैमल्स में होता है और किसी में नहीं होता। मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो 24 का आंसर होगा सी। दिस इज हाउ शॉर्टकट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 25, इन ह्यूमन राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स एंड लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। मैंने आपको लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ाया था। हमारे राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 ही लोब्स होते हैं, बिकॉज लेफ्ट लंग के पास हार्ट आता है, तो हार्ट की वजह से लेफ्ट लंग छोटा हो गया है। तो राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, तो आंसर आएगा ए। देन क्वेश्चन 26, Akash and Meera were having dinner together in a hotel. Meera suddenly started coughing while swallowing some food. The coughing would have been due to improper movement of, तो आंसर आएगा एपिग्लोटिस। मीरा जो है वो खाना खा रही थी और अचानक मीरा को खांसी आने लगी, क्योंकि खाना खाते वक्त शायद मीरा बहुत बोल रही होगी या हंस रही होगी या बहुत फास्ट खा रही होगी। तो मीरा का थोड़ा सा खाना ग्लोटिस के थ्रू ट्रकिया में चला गया। इसका रीजन है कि मीरा का खाना खाने का स्टाइल में कोई गड़बड़ हुआ होगा, जिससे मीरा का एपिग्लोटिस बंद नहीं हो पाया।
और एपिग्लोटिस बंद नहीं होने से खाना ट्रकिया में चला गया, तो आंसर होगा एपिग्लोटिस, आंसर डी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 27, इफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एनक्लोज्ड इन अ रूम देन, ओके, एक रूम है जिसको बंद कर दिया जाता है और उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो क्या होगा? तो ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा ऑब्वियसली, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा। बहुत सारे लोग हैं तो वो ब्रीथ करेंगे तो ऑक्सीजन यूज होगा और CO2 प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीजन यूज होगा तो उसका लेवल डिक्रीज होगा और CO2 प्रोड्यूस होगा तो उसका लेवल इंक्रीज होगा, तो आंसर आएगा ए। देन 28 नंबर है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द डायफ्राम बिकम्स, तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है कि रिलैक्स होता है? जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स होता है, और जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तो वो किस शेप का होता है? वो डोम शेप का होता है, तो 28 का आंसर होगा सी। देन क्वेश्चन नंबर 29, अरेंज द गिवन स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन मैकेनिज्म इन द ऑर्डर दे ऑकर इन द बॉडी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म दिया है, उसमें से कौन सा फर्स्ट आता है, कौन सा सेकंड आता है, ऐसे हमें ऑर्डर में उन्हें अरेंज करना है। तो नंबर 1 है ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, नंबर 2 है डिफ्यूजन अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, 3 है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, 4th है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल, और 5th है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें हवा हमारी बॉडी में लेनी होती है, जिसके लिए हमें ब्रीथ करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आएगा ब्रीथिंग, या फिर उसे पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी हवा लंग्स में जाती है, और लंग्स और ब्लड के बीच में गैस का एक्सचेंज होता है। ओके, लंग्स और ब्लड के बीच में गैस का एक्सचेंज होता है, तो अकॉर्डिंगली सेकेंड स्टेप आएगा नंबर 2, डिफ्यूजन अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, मतलब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में जाएगा और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर एल्वियोलाई में आएगा। तो ब्लड को मिल गया ऑक्सीजन और ब्लड ने दे दिया CO2। अब जो ऑक्सीजन ब्लड को मिला वो ऑक्सीजन ब्लड को टिश्यूज तक ले जाना है, तो थर्ड स्टेप होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। ओके, तो जैसे ही ब्लड ऑक्सीजन लेके टिश्यूज तक जाएगा तो टिश्यू ने कार्बन डाइऑक्साइड बना के रखा होगा, तो ब्लड जब ऑक्सीजन लेके टिश्यूज के पास पहुंचेगा तो टिश्यू और ब्लड के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। तो हमारा फोर्थ स्टेप नंबर 5 है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, और जैसे ही हमारे टिश्यू के सेल को ऑक्सीजन मिल गया, टिश्यू के सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 4, तो आंसर होगा बी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जल्दी जल्दी सॉल्व करने होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 30, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया बी। गोल्गी में नहीं होता है रेस्पिरेशन, ठीक है, और लंग्स गैसियस एक्सचेंज करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन यूज करके फूड का ब्रेकडाउन करना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो आंसर होगा बी माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, लंग्स का डायग्राम दिया है, हमें पहचानना है ये डायग्राम। तो ए जो है ओके ओके, तो ए जो है वो है एपिग्लोटिस, ए एपिग्लोटिस है, वो ग्लोटिस को कवर करता है। बी जो है वो है ट्रकिया, ओके, बी जो है वो है ट्रकिया, और चलो बी पता चल गया ट्रकिया। फिर सी जो है वहां से ट्रकिया डिवाइड हो रहा है प्राइमरी और प्राइमरी ब्रोंकस में, मतलब सी है ब्रोंकस, डी डोम शेप का स्ट्रक्चर है वो है डायफ्राम, और ई एल्वियोलाई है, ई एल्वियोलाई या ब्रोंकियोल जैसा कुछ है, यहाँ पे ब्रोंकियोल दिया है सारे ऑप्शन में, तो ई को हमें ब्रोंकियोल समझना है। तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए एपिग्लोटिस, बी ट्रकिया, सी ब्रोंकस, डी डायफ्राम, ई ब्रोंकियोल, तो आंसर होगा डी फॉर डॉग। तो डायग्राम्स आपको परफेक्टली पढ़ने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 32, ओके,
अब 32 में विच स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन O2 CO2 एक्सचेंज। बहुत सिंपल है, एल्वियोलाई। डायरेक्ट एक्सचेंज तो एल्वियोलाई ही करता है लंग्स में, तो आंसर होगा सी, एल्वियोलाई। देन क्वेश्चन नंबर 33, व्हाई डज द एयर इन द नेसल कैविटी गेट वार्म्ड। तो हमारे नाक में जो हवा जाती है वो गर्म वार्म क्यों हो जाती है। तो ए ऑप्शन है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैनी हेयर, वो रॉन्ग है क्योंकि हेयर कचरा फिल्टर करता है। बी है बिकॉज द नेसल कैविटी हैज अ वेरी गुड ब्लड सप्लाई, यस ये आंसर राइट है। नेसल कैविटी में बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है और ब्लड का एक फंक्शन है कि वो पूरी बॉडी में हीट डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हमारे नाक में इतनी अच्छी ब्लड सप्लाई होती है कि नाक के अंदर का टेम्परेचर ब्लड की वजह से वार्म रहता है। तो हवा जब हमारे नाक में से पास होती है तो एयर भी वार्म हो जाती है। कितना वार्म होती है, हमारे बॉडी टेम्परेचर पे वार्म होती है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस पे वार्म होती है। तो आंसर बी आएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 34, लैरिंग्स इज प्रेजेंट बिटवीन। लैरिंग्स कहां प्रेजेंट है। तो ए में देखो एपिग्लोटिस एंड ग्लोटिस रॉन्ग है, ट्रकिया एंड ब्रोंकियोल रॉन्ग है, लैरिंग्स तो ट्रकिया के ऊपर होता है। सी है एपिग्लोटिस एंड ट्रकिया राइट है। लैरिंग्स जो होता है वो एपिग्लोटिस और ट्रकिया के बीच में होता है। तो 34 का आंसर मोस्ट प्रोबेबली सी आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 35, हिक्कप्स कैन बी बेस्ट डिफाइंड डिस्क्राइब्ड एज। हिक्कप्स का मतलब होता है फोर्सफुल सडन एक्सपायरेशन, नहीं, जर्की इनकम्प्लीट इंस्पायरेशन, हाँ ये हो सकता है। जो हिक्कप्स हमें आते हैं उसमें जो डायफ्राम मसल्स होता है वो थोड़ा सा इररेगुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब आपको लॉजिक क्या लगाना है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कब करता है, इंस्पायरेशन के वक्त के एक्सपायरेशन के वक्त। तो डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सांस लेते वक्त करता है, इंस्पायरेशन के टाइम पे। तो जब हम हवा ले रहे हैं तो हमारे डायफ्राम का इररेगुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमें हिक्कप्स होते हैं। तो आंसर होगा जर्की इनकम्प्लीट इंस्पायरेशन, क्योंकि डायफ्राम इररेगुलर हो गया है तो इंस्पायरेशन भी इनकम्प्लीट हो गया है। तो आंसर होगा बी। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 36, एनिमल्स हु यूज देयर स्किन एज एन एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कौन स्किन यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। तो लिजर्ड नहीं करता, फ्रॉग करता है, रैबिट नहीं करता, जेब्रा नहीं करता। तो आंसर होगा डी, ओनली फ्रॉग। ओनली टू, लिजर्ड, रैबिट और जेब्रा, इन तीनों के पास लंग्स होता है। तो आंसर डी होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 37 है, मुझे जूम आउट करना होगा। ओके, अब आपको दिख रहा है क्वेश्चन 37। अब जो 37 है उसमें एक डायग्राम दिया है, अगेन बहुत इजी है। ए एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस वाला एक ही ऑप्शन है, मुझे तुरंत आंसर पता चल गया, आंसर है डी एपिग्लोटिस वाला। ए में एपिग्लोटिस खाली डी में दिया है, तो 37 का आंसर डी है, ये श्योर है। फिर भी हम देख लेते हैं, जो बी है वो थायराइड ग्लैंड है, जो सी है वो ट्रकिया का कार्टिलेज है, और जो डी है वो ट्रकिया है। ठीक है, तो हमारा आंसर डी होगा। आपको एक लेबलिंग भी पता चले तो आंसर मिलना इजी हो जाता है। ठीक है, हम फिर से जूम इन करते हैं। ओके, सो 37 हमारा हो गया। नाउ लेट अस स्टार्ट बाय 38। ओके, स्क्रीन में विजिबल है। ओके, देन 38, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स डैश ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। एयर ड्रॉन इन मतलब इंस्पायरेशन, तो ए आएगा इंस्पायरेशन, एंड डैश बाय विच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। रिलीज्ड आउट मतलब एक्सपायरेशन। तो आंसर 38 का होगा सी। तो 38 का आंसर सी होगा। देन 39, मूवमेंट ऑफ द एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय। तो आंसर होगा, देखो लंग्स में से हवा अंदर लेनी है और लंग्स में से हवा बाहर निकालनी है। तो हमने क्या पढ़ा था, ये किसकी वजह से होता है, ये पार्शियल प्रेशर की वजह से होता है। अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई है और लंग्स में लो है, तो ऑक्सीजन हाई टू लो प्रेशर मूव करेगा, मतलब एटमॉस्फेयर टू लंग्स मूव करेगा।
और अगर लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई है और एटमॉस्फेयर में लो है तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में से एटमॉस्फेयर मूव करेगा हाई टू लो। तो आंसर होगा बी प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, बी प्रेशर ग्रेडियंट। तो 40 देखते हैं अब। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। दो स्टेटमेंट दिए हैं, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर रिमेन्स लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर का मतलब होता है लंग्स का प्रेशर, रिमेन्स लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये राइट है। मैंने आपको एक टेबल बताई थी, उस टेबल में हमारे एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था, हम ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू ही बात करेंगे। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था 159 और लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था 104। तो किस में ज्यादा हुआ? एटमॉस्फेयर में ज्यादा हुआ, लंग्स में कम हुआ। तो 40 फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। सेकंड पूछा है देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी राइट है। हमें सांस लेनी है, देखो नीचे पूछा है इन विच ऑफ द अबाउट टू सिचुएशन इंस्पायरेशन टेक्स प्लेस। तो फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, इंस्पायरेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमें बात करनी है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 ऐसा कहता है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब कि लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से लो होता है, वो राइट है। तो ही तो हवा अंदर आएगी, अगर लंग्स का प्रेशर हाई होगा तो हवा बाहर जाएगी और हमें तो हवा अंदर लेनी है। तो 1 राइट है। अब 2 में पूछा है, बोला है कि हमारे लंग्स का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में नेगेटिव होता है, वो भी राइट है। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब माइनस में ऐसा नहीं, एटमॉस्फेयर से कम। ऊपर वाला स्टेटमेंट और नीचे वाले स्टेटमेंट का मतलब सेम ही होता है। ऊपर वाले में डायरेक्ट बोल दिया है लेस होता है और नीचे बोला है नेगेटिव, मतलब सेम ही होता है लेस। तो दोनों स्टेटमेंट राइट है और दोनों केस में हवा लंग्स में एंटर होगी, हम इंस्पायर करेंगे। तो आंसर होगा सी बोथ 1 and 2। देन क्वेश्चन नंबर 41, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय, हम सांस लेना कब चालू करेंगे? जब हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी हम सांस ले पाएंगे, अदरवाइज हम सांस नहीं ले पाएंगे। डायफ्राम इज द मेजर मसल्स दैट हेल्प्स इन इंस्पायरेशन। तो आंसर होगा बी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। देन 42, अब 42 में हमें अरेंज द गिवन स्टेप बाय विच पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस इन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट ओकरिंग फर्स्ट। हमें पल्मोनरी वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, उसके लिए हमें इवेंट को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। 3 स्टेटमेंट यहां दिए हैं 42 और 43, एक स्टेटमेंट ऊपर दिया है। तो चलो पहले ये 3 स्टेटमेंट्स को हम देख लेते हैं। फर्स्ट है इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, सेकेंड है लिफ्टिंग अप द रिब्स होता है, थर्ड है sternum causing an increase in the volume of the thoracic chamber in dorsoventral axis, और लास्ट स्टेटमेंट है contraction of diaphragm which increases the volume of the thoracic chamber in anterior posterior direction। ओके, अब है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कहा था कि हमारा इंस्पायरेशन मतलब सांस लेने का प्रोसीजर स्टार्ट कब होता है? तो सांस लेने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। सबसे पहले डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर कुछ आगे हो पाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 जो है वो बताता है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप आएगा स्टेटमेंट नंबर 4। तो सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से हमारा थोरेसिक चेंबर ऊपर से नीचे इंक्रीज होगा, जिसे एंटीरियो पोस्टीरियर कहते हैं। उसके बाद देखो क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट 4 है। अब सेकंड स्टेटमेंट, जैसे ही डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तुरंत ही इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो नेक्स्ट होगा हमारा स्टेप नंबर 1। जैसे ही इंटरकोस्टल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो रिब्स है वो लिफ्ट हो जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट है 2। अगर रिब्स लिफ्ट होगी तो स्टर्नम भी लिफ्ट होगा और हमारे थोरैक्स का वॉल्यूम आगे से पीछे की तरफ, सॉरी पीछे से आगे की तरफ इंक्रीज होगा, जिसे डोर्सोवेंट्रल इंक्रीज कहते हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस होगा, पहले 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अब चेक करो आंसर क्या होता है। 4 1 2 3 मतलब आंसर बी फॉर बॉय है। यहां पे देख लो, आंसर बी फॉर बॉय है। देन क्वेश्चन नंबर 43,
फिल इन द ब्लैंक्स है, एंड डैश इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डैश द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, तो डैश इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डैश द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब हमारे लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कब लेस होता है? प्रेशर कब लेस होता है? जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है. तो ए होगा इंक्रीज, एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज इनटू इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होते होते एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है. अब जैसे ही हमारे लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम हो गया तो हवा अंदर आती है, विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स. इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन. तो ए आएगा इंक्रीज, बी आएगा डिक्रीज, सी है आउटसाइड, डी है इंस्पायरेशन. आंसर है डी फॉर डॉग. ठीक है. देन 44 में 4 स्टेटमेंट दिया है, उससे हमें एक्सपायरेशन पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड स्टर्नम, फिर सेकंड है रिडक्शन इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, थर्ड है एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, फोर्थ है इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. ओके, बहुत इजी है. देखो, अगर हमें सांस छोड़नी है तो सबसे पहले हमारे मसल्स को रिलैक्स होना होगा. तो हमारा फर्स्ट जो होगा वो होगा स्टेटमेंट नंबर 1, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड स्टर्नम. अब जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स हुआ तो क्या होगा पता है? पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डायफ्राम अगर रिलैक्स हुआ तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा. जैसे ही वो ऊपर आया तो पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा नंबर 2, रिडक्शन इन द पल्मोनरी वॉल्यूम. अगर पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है 4, इंक्रीज इन पल्मोनरी प्रेशर. और जैसे ही पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हुआ हवा लंग से बाहर निकल जाएगी. तो हमारा लास्ट स्टेप है नंबर 3. तो करेक्ट सीक्वेंस है 1 2 4 3. तो आंसर होगा बी फॉर बॉय. देन क्वेश्चन नंबर 45, an additional muscles in the dash impacts the ability of humans to increase the strength of inspiration and expiration. आंसर एब्डोमेन आएगा. ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था. सांस लेने के लिए हमारे पास एक डायफ्राम होता है और एक इंटरकोस्टल मसल्स होती है. अदर देन दैट कुछ एब्डोमिनल मसल्स होती है जो हमारे सांस लेने के एफर्ट्स को इंक्रीज करती है, पर्टिकुलरली जब हम कोई एक्सरसाइज या योगा जैसा कुछ कर रहे होते हैं. तो 45 का आंसर होगा सी, एब्डोमेन. ओके, क्वेश्चन नंबर 46. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 46 ऑन एन. ओके, उसमें है ना 3 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है. ओके, स्टेटमेंट नंबर 1, ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स अ मिनट. राइट स्टेटमेंट है. ओके, दैट इज द राइट स्टेटमेंट. थोड़ा सा जूम आउट करना होगा, सेट नहीं हो रहा है. हाँ, अब परफेक्टली सेट हो रहा है. ओके, नाउ स्टेटमेंट नंबर 1 फिर से हम एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है, वो राइट है. स्टेटमेंट 2, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर, वो भी राइट है. स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो ये बताता है कि हम कितनी हवा लेते हैं और कितनी हवा रिलीज करते हैं. तो ये राइट है. फिर 3 है, डायफ्राम इज वेरी यूजफुल इन बोथ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. राइट है. जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तब हम इंस्पायर करते हैं, और जब डायफ्राम रिलैक्स करता है तब हम एक्सपायर करते हैं. तो तीनों स्टेटमेंट राइट है. तो आंसर होगा नन ऑफ दिस. आंसर डी होगा. देन क्वेश्चन नंबर 47. ओके, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड. आंसर ए होगा, वही उसकी डेफिनेशन है. टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर जो हम इंस्पायर करते हैं या फिर नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर जो हम एक्सपायर करते हैं. इसमें फोर्सफुल एयर नहीं आता जो हम
एक्सरसाइज के टाइम पे फोर्सफुली ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट करते हैं वो नहीं आता। तो 47 का आंसर ए होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। बी, सी और डी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें फोर्सेबल लिखा है और टाइडल वॉल्यूम में फोर्सेबल एयर नहीं आता। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 48। ओके, अब देखो टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है, तो ए का आंसर होगा 4। तो हमारा आंसर बी, सी या डी हो सकता है। देन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 2500 to 3000 ml, तो बी का 3 आएगा, तो हमारा आंसर सी या डी हो सकता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1100 to 1200 ml, तो सी का 1 आएगा, तो हमारा आंसर डी फॉर डॉग होगा। और रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा, सॉरी हाँ, रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा 2000 to 1100 ml, तो करेक्ट ऑर्डर है A4, B3, C2, D1, तो आंसर होगा डी फॉर डॉग। देन आफ्टर 49 और 50 आज की वर्कशीट, आज का पार्ट 1 का हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है, चलो देख लेते हैं। Approximate volume of air a healthy man can expire or inspire per minute, तो हम कितना एयर पर मिनट इंस्पायर कर सकते हैं, ये एक सिंपल कैलकुलेशन है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हम पर मिनट कितना ब्रीथ करते हैं, तो हम पर मिनट 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे ये, हम पर मिनट 12 to 16 टाइम ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ पर मिनट इक्वल्स टू 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट। देन टाइडल वॉल्यूम हमारा नॉर्मल ब्रीथिंग होता है, टाइडल वॉल्यूम है 500 ml, तो हमें ये 2 चीज आपको याद रखनी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ एयर हेल्दी मैन कैन एक्सपायर और इंस्पायर पर मिनट, सो हम इंस्पायर ले लेते हैं। Therefore, amount of air inspired per minute equals to tidal volume into, ये 500 ml पर ब्रीथ होता है, ओके, टाइडल वॉल्यूम इनटू टोटल ब्रीथ पर मिनट, तो टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml और ब्रीथ पर मिनट होता है 12 to 16, तो 12 into 500 आएगा 6000 ml टू 16 into 500 आएगा 8000 ml, तो हमारा आंसर होगा 6000 ml टू 8000 ml। तो अकॉर्डिंगली हमारा आंसर जो है वो होगा सी, 6000 टू 8000 ml, ऐसे आपको पता करना होता है। ओके, तो जब भी आपको नॉर्मल ब्रीथिंग का पूछे तो आपको टाइडल वॉल्यूम कंसीडर करना है, जो एक ब्रीथ का 500 ml होता है और 1 मिनट में हम 12 to 16 टाइम ब्रीथ करते हैं, तो 12 to 16 into 500 करना है। देन क्वेश्चन नंबर 50 हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके, एयर एंटरिंग द लंग्स इज ए वार्म एंड फिल्टर्ड, हाँ राइट है। बी कंटेन्स ओनली ऑक्सीजन, रॉन्ग है, सारी गैसेस होती है। सी है कूल एंड फिल्टर्ड, नहीं कूल नहीं होती है। एनरिच विथ CO2, रॉन्ग है, एनरिच विथ ऑक्सीजन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए है वार्म एंड फिल्टर्ड, तो एयर एंटरिंग द लंग इज वार्म एंड फिल्टर्ड। तो हमारा आज का 50 क्वेश्चन का वर्कशीट हमने सॉल्व कर दिया है। तो आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया, बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे, एवरेज या हम कह सकते हैं कि कुछ इजी थे कुछ एवरेज थे। हार्ड वाले क्वेश्चंस तो इस पार्ट 1 में है ही नहीं, वो तो लास्ट क्लास के पार्ट्स में आएंगे, तो अभी तो इजी इजी क्वेश्चन है। तो आज मंडे है, आज आपको क्या करना है, तो मंडे आपको ओके, तो आज 17 को आपको ये 2 टॉपिक्स करने हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का पहले थियरी करना है
थियरी अगर आपका हो जाए तो 51 to 65 एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप इजीली सॉल्व कर पाते हो तो आपका थियरी पक्का है, वरना फिर से थियरी पढ़ो। और सेकंड टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैस है, उसकी थियरी पढ़ो और 66 to 88 नंबर के एमसीक्यू सॉल्व करो। अगर आपको लगता है कि आपकी थियरी पक्की है तो एमसीक्यू अच्छे से हो जाने चाहिए। ओके, तो कल मैं 51 से 88 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए हम एमसीक्यू का डिस्कशन यही खत्म करते हैं।